हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 3 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 17 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सके। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 1,36,000 करोड़ बकाये के लिए राज्य सरकार दायर कर सकती है मनी सूट। झारखंड सरकार जल्द ही केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ के बकाये के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। कानून के जानकारों के अनुसार बकाये के लिए झारखंड सरकार मनी सूट दायर कर सकती है। यह प्रक्रिया 1908 के सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मनी सूट दायर किया जा सकता है। दरअसल 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट में यह फैसला लिया था कि 1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार व केंद्रीय उपक्रम पर बकाया है, उसकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई शुरू किया जाएगा। बताते चलें कि भूमि मुआवजे के रूप में 1,01,142 करोड़, कॉमन कॉज के तहत 32,000 करोड़ और कोयले की रॉयल्टी के रूप में 2,500 करोड़ रुपए बकाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बकाया के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खदानों और खनिज भूमि पर दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है। खनिजों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि खनिज से संपन्न राज्यों को खनिजों और खनिज से युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से 12 साल में किस्तों में रॉयल्टी और टैक्स वसूला जा सकता है। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन से केंद्र से बकाये की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के उस फैसले को भी खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि केवल केंद्र के पास खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी लगाने का अधिकार है। बताते चलें कि झारखंड सरकार को सबसे अधिक कोयला से लगभग 5,500 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है। आयरन ओर से लगभग 3,200 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिल सकती है। शेष रॉयल्टी सोना, यूरेनियम, पत्थर, लाइमस्टोन, कॉपर और अन्य खनिजों से मिलती है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव, अब इन्हें भी मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। अब वे छात्र जो पहले से बैंकों से लोन ले चुके हैं भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने पुराने लोन को बंद कर बैंक से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्राप्त करना होगा। क्या है गुरुजी क्रेडिट कार्ड का नया नियम? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज दर पर दिया जाता है। पहले यह शर्त थी कि यदि किसी छात्र ने पहले लोन लिया हो तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। लेकिन अब झारखंड सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है। अब ऐसे छात्र भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो पहले बैंकों से लोन ले चुके हैं। उन्हें बस अपना पुराना लोन बंद कर बैंक से एनओसी प्राप्त करना होगा। इसके अलावा अब झारखंड राज्य में स्थायी निवासी डिप्लोमा धारक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए मदद प्रदान करना है। इस योजना के तहत छात्रों को 15 लाख रुपए तक का लोन 4% ब्याज दर पर मिलता है, जिसे 15 साल में चुकाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छात्रों को 4 लाख रुपए तक का ब्याज रहित लोन भी दिया जाता है। इस योजना का लाभ 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थी भी उठा सकते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का एक और खास पहलू यह है कि इसमें छात्रों को किसी भी प्रकार की संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती है, जो सामान्यतः लोन लेने की प्रक्रिया में जरूरी होती है। झारखंड में अबुआ आवास योजना, 4,05,000 घरों का लक्ष्य, प्रगति धीमी। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत 4,05,000 परिवारों को 3 कमरों वाले पक्के मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा है।
हालांकि योजना की धीमी प्रगति चिंता का विषय बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक केवल 66.79% 3,05,74 आवास स्वीकृत हुए हैं, जबकि मात्र 44.27% लाभार्थियों को पहली किस्त दी गई है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख मकानों का आवंटन किया गया था, लेकिन इनमें से केवल 2,240 मकान 1.12% ही पूरे हो सके। चालू वर्ष में भी निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है और अब तक केवल 2,919 मकानों का काम पूरा हुआ है। योजना के लाभुकों के चयन में सबसे फिसड्डी जिला में रांची, देवघर और गोड्डा शामिल है। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही और चुनाव कार्यों में व्यस्तता के कारण इन जिलों में लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, लेकिन पिछले वित्त वर्ष के योजना की सुस्ती अफसरों की कार्यशैली बयां करता है। सरकार अब लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित करने की तैयारी में है। योजना में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अगले वर्षों में लक्ष्य हासिल करने के लिए निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार करने की हिदायत विभाग के स्तर पर दी गई है। 1. अबुआ आवास योजना की मुख्य विशेषताएं। मकान का डिजाइन। 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 3 कमरे, रसोई घर और शौचालय। 2. आर्थिक सहायता। 5 किस्तों में 2 लाख की आर्थिक मदद। 3. स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ाव। मकानों के साथ शौचालय का निर्माण अनिवार्य। 4. भविष्य का लक्ष्य और बजट। हेमंत सरकार ने 2027 से 28 तक 20 लाख परिवारों को मकान देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 4,831 करोड़ 83 लाख का बजट प्रस्तावित है। सीएम हेमंत सोरेन ने डीसी को दिए निर्देश, अवैध बालू पर लगाएं रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू और लॉटरी के अवैध धंधे पर उपायुक्तों को तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर बोकारो में ट्रैक्टर से बालू की अवैध ढुलाई करती तस्वीर पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया। साथ ही अन्य जिलों के डीसी को भी कार्रवाई करने को कहा है। उधर दुमका में लॉटरी के अवैध धंधे पर भी डीसी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर डाली गई एक खबर के अनुसार दुमका में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में युवाओं के बर्बाद होने की जानकारी दी गई है। कहा है कि प्रतिबंधित लॉटरी के चक्कर में दुमका के युवा अपनी मेहनत और समय को गंवा रहे हैं। 3 दिन से लापता नाबालिग लड़की का बॉडी कुएं से मिला। परिजनों ने किया सड़क जाम। झारखंड के लातेहार जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। चंदवा में 3 दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव सोमवार सुबह घर के पास स्थित एक अनुपयोगी कुएं से बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर NH 75 और NH 99 को जाम कर दिया और हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। यह घटना चंदवा शहर के सटे डेम टोला की है, जहां गुड्डू साव की 15 वर्षीय बेटी तनु का शव उनके घर के पास के कुएं से मिला। तनु 3 दिन से लापता थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। शव मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला और परिजनों व ग्रामीणों की मदद से सड़क जाम को हटाने के लिए प्रयास शुरू किया। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। वे जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और मृतका को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हुए थे। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद अंचलाधिकारी जय शंकर पाठक और पुलिस निरीक्षक रणधीर कुमार मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाम हटवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जाम खुलवाया गया। इस मामले में परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन सौंपा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में गुस्से का माहौल है और लोग न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। साहिबगंज में ट्रांसपोर्टर को गोली मारकर रुपये से भरा थैला लेकर फरार हुए अपराधी। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह अपराधियों ने एक ट्रांसपोर्टर शालिग्राम मंडल 65 वर्ष को गोली मारकर हत्या कर दी। शालिग्राम मंडल की पहचान राजमहल के दलाही गांव निवासी के रूप में हुई है
और वह एक दर्जन से अधिक बसों के मालिक थे। घटना की पुष्टि बरहड़वा डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने की है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को शालिग्राम अपने रोजाना के काम में बस स्टैंड से पैसा कलेक्शन करने के बाद घर लौट रहे थे। इस दौरान 3 पहाड़ के लालभन गांव के पास 2 बाइक सवार अपराधियों ने पीछे से शालिग्राम पर गोली चला दी और उसके पास से रुपये से भरा थैला लेकर फरार हो गए। गोली लगने के बाद शालिग्राम सड़क पर लहूलुहान पड़े थे, जिसे देखकर एक युवक ने परिजनों को फोन पर सूचना दी। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शालिग्राम को राजमहल अनुमंडल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 3 पहाड़ और तालझारी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बरहड़वा के डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया कि शालिग्राम की मौत गोली लगने से हुई है और हत्या का कारण व्यापारिक रंजिश से जुड़ा हो सकता है। अब तक की जांच में 2 अपराधियों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने अपराधियों की पहचान करने के लिए जांच तेज कर दी है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तालाब में डूब गई विवाहिता, तहकीकात में जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 29 वर्षीय विवाहिता मुन्नी देवी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। रविवार शाम को स्थानीय लोगों ने भेलाटांड काली मंदिर स्थित तालाब में महिला का तैरता हुआ शव देखा और इसकी जानकारी मृतका के परिजनों को दी। परिजनों ने शव को तालाब से निकालकर SNMMCH अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसकी मौत की पुष्टि की। मृतका के परिजनों के अनुसार मुन्नी देवी रविवार दोपहर अपने घर में बर्तन धो रही थी, लेकिन इसके बाद वह अचानक कैसे तालाब तक पहुंची, यह किसी को भी पता नहीं चला। परिजन इस बात से हैरान हैं कि वह तालाब तक पहुंची कैसे। मृतका के पति दिनेश प्रसाद, जो DGMS में वाहन चालक के रूप में कार्यरत हैं, ने इस घटना की जानकारी SNMMCH प्रबंधन से प्राप्त की। मामले की जानकारी प्राप्त होते ही SNMMC प्रबंधन ने सरायढेला पुलिस को सूचित किया। फिलहाल महिला का शव मोर्चरी में रखा गया है और परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि घटना के असली कारणों का पता चल सके। पश्चिम बंगाल से परीक्षा देने रांची आई छात्रा के साथ होटल में छेड़खानी। पश्चिम बंगाल से परीक्षा देने आई नाबालिग छात्रा के साथ होटल में छेड़खानी का मामला सोमवार को प्रकाश में आया है। घटना रांची के कटहल मोड़ स्थित एक होटल की है, जहां बदमाशों ने कमरे में घुसकर लड़की के साथ छेड़खानी की। इस मामले में छात्रा के पिता ने नगड़ी थाना में मालदा के शुभेंदु मंडल, शांतनु मंडल, तमिलनाडु के अभिषेक दत्ता, अर्का पराव दत्ता और सोमनाथ शर्मा पर केस किया है। उनका आरोप है कि लड़कों ने उनकी बेटी की आपत्तिजनक तस्वीर खींची और उसे ब्लैकमेल किया। जानकारी के अनुसार छात्रा कटहल मोड़ के काव्यन रेसिडेंसी में ठहरी थी। वह RKDF यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने आई थी। रात में जब पिता खाना खाकर लौटे तो वह उनसे लिपटकर रोने लगे। यह घटना 16 सितंबर की है। इस मामले में करीब 2.5 महीने बाद 29 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी अभिषेक राय ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन पर PMLA के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। मामले में आरोपितों पर आरोप गठित होना है। इससे पहले खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए आरोपितों के जरिए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया है। मामले में ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके परिजन सहित कई सहयोगियों की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुकी है। 15 मई को ED ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वे जेल में बंद है। टेंडर आवंटन में कमीशन लेने का उन पर आरोप है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ED ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को बड़ी कार्रवाई की थी। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली सहित कई ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद वीरेंद्र राम सहित अन्य को ED ने गिरफ्तार किया था। ED की दूसरी बड़ी कार्रवाई
6 और 7 मई को हुई थी। इसमें कई इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। आलमगीर आलम पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ कैश बरामद हुए थे। इसके बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से 2 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार कर लिया था। पलामू क्रेशर फायरिंग मामले में सुजित सिन्हा गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। पलामू जिले में क्रेशर मालिकों को मिल रही धमकियों और क्रेशर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने हथियार सहित 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिले में क्रेशर मालिकों को रंगदारी के लिए मिल रही धमकियों और 29 नवंबर 2024 की रात चैनपुर थाना अंतर्गत डोकरा चांदो स्थित क्रेशर पर हुई फायरिंग की घटना के सिलसिले में पुलिस अधीक्षक पलामू ने एक विशेष टीम का गठन किया था। इसके बाद टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। इसे लेकर 1 दिसंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि चैनपुर सलतुआ रोड पर लगभग 5 से 6 लोग अवैध हथियारों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस पर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई की और धरती अहरा के पास 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। क्या किया अपराधियों ने खुलासा। वहीं इस दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि वे सुजीत सिन्हा गैंग के लिए काम करते हैं। वो करसो स्थित क्रेशर मालिक द्वारा रंगदारी देने में देरी करने पर फायरिंग करने जा रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने 29 नवंबर को डोकरा चांदो क्रेशर में फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बता दें कि पुलिस ने उनके पास से घटना में लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इस दौरान अपराधियों पर चैनपुर थाना कांड संख्या 224 2024 दिनांक 1/12/2024 धारा 25 1 BAA 26 35 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये किया गया बरामद। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 देशी पिस्तौल, 1 देशी कट्टा, 3 जिंदा राउंड, 3 मोटरसाइकिल और 7 स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चैनपुर थाना के शाहपुर निवासी 25 वर्षीय अशफाक खान, गर्दा निवासी 20 वर्षीय आशिफ अहमद उर्फ राजा खान, कुरैशी मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय फरहान कुरैशी उर्फ शैलू कुरैशी, पांकी थाना क्षेत्र की खपरमंडा 21 वर्षीय कुश कुमार यादव, पाकी थाना के चापी कला निवासी 30 वर्षीय दीपक कुमार भुइया और सतबरवा थाना के पोंची निवासी 20 वर्षीय गुलशन कुमार विश्वकर्मा के रूप में की गई है। ये रहे छापेमारी दल में मौजूद। बता दें कि अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान चैनपुर सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक जीतराम महली, थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा, रंजीत कुमार, अनिल विद्यार्थी, राजकुमार मेहता, छत्रधारी कुमार, रामचंद्र चौधरी, आरक्षी 803 अनुराग सिंह, आरक्षी 220 संतोष चौधरी, 10वें आरक्षी 1688 राकेश विश्वकर्मा, आरक्षी 1666 शैलेंद्र कुमार मौजूद रहे। इनके साथ छापेमारी दल में टाइगर मोबाइल के आरक्षी 2029 रोहित कुमार, आरक्षी 1925 राकेश कुमार, आरक्षी 387 संतन कुमार मेहता, आरक्षी 692 सूर्यनाथ सिंह और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आरक्षी रामनारायण विश्वकर्मा, आरक्षी रामजीत बास्की व आरक्षी प्रदीप राम शामिल थे। लातेहार में बदमाशों ने 2 वाहनों में लगाई आग। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसुमाही रेलवे साइडिंग के पास रविवार की देर रात लगभग 2 बजे अज्ञात अपराधियों ने कोयला लदे 2 हाइवा में आग लगा दी। इस दौरान अपराधियों ने चालकों के साथ मारपीट भी की। जानकारी के अनुसार लातेहार के तुबेद कोलियरी से कोयला लौटकर हाइवा बालूमाथ के कुसुमाही रेलवे साइडिंग की ओर जा रही थी। इसी दौरान 4 की संख्या में अपराधी कुसुमाही साइडिंग के पास पहुंचे और वहां कोयला लदे 2 गाड़ियों में आग लगा दी। अपराधियों ने इस दौरान चालकों के साथ मारपीट भी की। बताया जाता है कि अपराधियों ने मौके पर फायरिंग भी की। अपराधियों ने चालकों को मारपीट कर घटनास्थल से भगा दिया। घटना के बाद चालक ने पूरे मामले की जानकारी हाइवा के मालिक को दी। इसके बाद हाइवा के मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद
थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक हाईवा जल गया था। पुलिस की टीम घटना को लेकर छानबीन कर रही है। वाहन चालकों ने कहा कि वे लोग कोयला लेकर साइडिंग की ओर जा रहे थे। साइडिंग से थोड़ी देर पहले ही 4 की संख्या में अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट करते हुए मोबाइल छीन लिया। अपराधियों ने इस दौरान अपने साथ लेकर आए पेट्रोल से वाहन में आग लगा दी। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, 4 से ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना। झारखंड में रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में फेंगल चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से सुबह से ही आसमान में धुंध और हल्के बादल छाए हैं। इस बीच शहर में बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। वहीं अब दोपहर में भी ठंड लोगों को सताएगी। झारखंड में मंगलवार से आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं 15 सोमवार को कई जगहों पर बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी देखने को मिली। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 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 तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि 7 दिसंबर के बाद आसमान साफ रहने की उम्मीद है। इस दौरान तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी भागों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा। बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा, धुंध रहने और बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम शुष्क रह सकता है। 4 दिसंबर से ठंड ज्यादा पड़ने की संभावना है, क्योंकि न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है। इस संबंध में रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने सोमवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने फेंगल तूफान के कारण हवा का रुख बदल चुका है। वहीं दक्षिण से आ रही हवा के कारण राज्य में बादल छाए हुए हैं। इसके बाद राज्य में ठंड भी बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्से में हल्की बारिश दर्ज की गई। जगन्नाथपुर में 12 मिमी, सिमडेगा में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस घोड्डा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। रांची में रोहित हत्याकांड का खुलासा, 2 गिरफ्तार। दुर्गा पूजा के दौरान रोहित तिर्की की पीट पीटकर हत्या करने वाले 2 आरोपितों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते 2 आरोपितों मंतोष कुमार उर्फ मंटू और आयुष राज उर्फ अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गत 11 अक्टूबर को रोहित दुर्गा पूजा घूमने के लिए गया हुआ था। पूजा के दौरान कुछ आपराधिक किस्म के युवकों से उसका विवाद हो गया। विवाद के बाद युवकों ने रोहित के साथ मारपीट की। मारपीट में रोहित बुरी तरह से जख्मी हो गया। रोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। रोहित की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शव के साथ लालपुर चौक को जाम कर दिया था। एसपी ने बताया कि इस संबंध में लालपुर थाना निवासी मृतक के भाई मोहित तिर्की के बयान के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने अनुसंधान में आए तथ्यों के आधार पर और तकनीकी सहयोग से पंडरा ओपी क्षेत्र के पिस्का मोड़ स्थित विकास नगर में छापेमारी कर मंतोष कुमार उर्फ मंटू और आयुष राज उर्फ अंकित कुमार को गिरफ्तार किया। अन्य शामिल फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले हिंद पीरही के नूर को 20 साल की कैद। रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी करार हिंद पीरही के मोहम्मद अली उर्फ नूर अली को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने नूर अली पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। नूर पर अपने पड़ोसी की बेटी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप सिद्ध हुआ है। इस घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने हिंद पीरही थाना में 8 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नूर को 11 जून 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से किया आग्रह, पहाड़ियां समाज के उत्थान के लिए विशेष समिति का करें गठन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि पहाड़ियां समाज के समग्र उत्थान के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि झारखंड की आदिम जनजातियों, विशेष रूप से पहाड़ियां समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज भी यह समुदाय विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांवों तक आवागमन के लिए न तो सड़कों की उचित पहुंच है, न ही इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाता है। बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव। बाबूलाल ने आगे लिखा है कि इनके बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। पहाड़िया समाज के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ भी अधिकतर बिचौलिए हड़प लेते हैं। मैं इन पहाड़ी क्षेत्रों का लगातार दौरा करता रहा हूं और उनकी दयनीय स्थिति को देखकर यह साफ जाहिर होता है कि उनकी हालत बेहद चिंताजनक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि झारखंड की आदिम जनजातियों, विशेषकर पहाड़िया समाज के समग्र उत्थान के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण और सिफारिशों के आधार पर 1 वर्ष की ठोस कार्य योजना तैयार की जाए ताकि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। इस महत्वपूर्ण विषय पर अगली कैबिनेट में निर्णय लेकर विशेष समिति बनाकर पहाड़ियां जनजाति के गांवों में जमीनी सच्चाई देखने भेजेंगे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। आम लोगों से शिकायत प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी 24 घंटे रहेगा सक्रिय। जिला प्रशासन रांची वासियों से शिकायत प्राप्त करेगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर इस नंबर की पायलट लॉन्चिंग की। उपायुक्त के आवासीय गोपनीय स्थित सभा कक्ष से नंबर की लॉन्चिंग करते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि आम लोगों की सुविधा एवं उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन की ये पहल है। समय के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत प्राप्त करने और समाधान की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहेगा नंबर। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप 94302808 0.24 घंटे क्रियाशील रहेगा। इस ग्रुप के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी को नामित किया गया है। साथ ही उनके सहयोग के लिए 2 अन्य पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। 3 शिफ्ट में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति व्हाट्सएप ग्रुप 9430328080 पर समाहरणालय अवस्थित विभिन्न शाखाओं में होने वाले कार्यों तथा आम लोगों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए 3 पालियों में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनकी कार्यावधि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। प्रतिनियुक्त कर्मी प्राप्त शिकायत ससमय संबंधित विभाग को अग्रसारित करेंगे।
साथ ही की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सारठ में पंचर साइकिल का वितरण देख विधायक आग बबूला, बीडब्ल्यूओ बीईओ को लगाई फटकार। देवघर कल्याण विभाग द्वारा 8वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने 513 साइकिल का वितरण किया। बच्चों को बांटे जा रहे नए साइकिल का हाल देख विधायक चुन्ना सिंह आग बबूला हो गए। लगभग सारी साइकिलें पंचर थीं। यह देख विधायक ने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और साइकिल एजेंसी के प्रतिनिधि को फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि अभी सारी साइकिलों को दुरुस्त करें ताकि बच्चे उसे चलाकर घर और स्कूल जा सके। विधायक बनने के बाद चुन्ना सिंह पहली बार साइकिल वितरण करने उमवी कुम्हरा बांधी पहुंचने थे, जहां विद्यालय प्रबंधन समिति समेत ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साइकिल वितरण कार्यक्रम का संचालन शिक्षक दिलीप कुमार राय ने किया। मौके पर 20 सूत्री के इश्तियाक मिर्जा, बीईओ कैलाश मरांडी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शशांक शेखर, बीआरपी मनोज राय, सुधांशु शेखर राय, शशिकांत पांडेय, सीआरपी मनोज कुमार सिंह, ललन कुमार राय, शिक्षक विमल कुमार सिंह, हृदय नारायण राय, दिलीप कुमार राय मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले देवीपुर में भी बच्चों के बीच पंचर साइकिल का वितरण किया गया था। चोरी की स्कूटी के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, कई वाहन बरामद। जमशेदपुर के झुगसलाई थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा स्कूटी चोरी की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी की गई स्कूटी के साथ अन्य वाहनों को बरामद किया। पुलिस ने इस मामले की जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए दी। ये है मामला। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के मुखिया ऑफिस नया बस्ती निवासी सवलक्ष्मी रजक के 37 वर्षीय बेटे संतोष कुमार रजक ने झुगसलाई थाना में 1 दिसंबर को अपनी स्कूटी चोरी होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर थाना में कांड संख्या 111/24 दिनांक 1/12/24 धारा 300-32 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। गुप्त सूचना पर हुई गिरफ्तारी। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बाटा चौक के पास 3 संदिग्ध युवक एक काले रंग की स्कूटी से घूम रहे हैं। इस पर झुगसलाई थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में बिना नंबर प्लेट के स्कूटी पर सवार 3 व्यक्तियों को पकड़ा और पूछताछ के लिए थाना ले आई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की स्कूटी होने की बात स्वीकार की। इनकी निशानदेही पर चोरी की अन्य 2 स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने निम्नलिखित वाहन जब्त किए: काले रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी बिना नंबर प्लेट, नीले रंग की होंडा एक्टिवा 3G स्कूटी, नीले रंग की होंडा डियो स्कूटी बिना नंबर प्लेट, काले रंग की हीरो होंडा मोटरसाइकिल, काले रंग की हीरो होंडा मोटरसाइकिल। आरोपियों की पहचान। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की, जिनमें से 2 आरोपी झुगसलाई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों में 23 वर्षीय गौरव कुमार साहू, 19 वर्षीय हरिकांत साहू और 18 वर्षीय मोहित लाल शामिल हैं। छापेमारी दल में शामिल अधिकारी: नित्यानंद प्रसाद, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी झुगसलाई; राजेश बेहा, पुलिस अधिकारी निरीक्षक झुगसलाई थाना; कुमार सुमित यादव, पुलिस अधिकारी निरीक्षक झुगसलाई थाना; तपेश्वर बैठा, पुलिस अधिकारी निरीक्षक झुगसलाई थाना; हवलदार ताला सोरेन, झुगसलाई थाना। आवेदन 957 बिरसई उरांव, झुगसलाई थाना। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन से सोमवार को मिलने के लिए मुलाकातियों का तांता लगा रहा। कांके स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति तथा विभिन्न संगठनों से आए प्रतिनिधियों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। सीएम ने उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। इससे पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और एडीजी सुमन गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
सीएम हेमंत सोरेन ने अफसरों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में कई विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अफसरों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की, खासकर विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी चर्चा हुई। चालू वित्तीय वर्ष में चल रही योजनाओं की जानकारी सीएम ने ली। 7 अनुपूरक बजट की तैयारियों को विभागों के सचिवों से जानकारी हासिल की। बताते चलें कि विधानसभा का विशेष सत्र 9 नवंबर से आहूत है। हजारीबाग केरेडारी में माओवादियों ने जगह जगह चिपकाया पोस्टर। केरेडारी इलाके में लंबे समय के बाद भाकपा माओवादी नक्सलियों ने दस्तक दी है। नक्सलियों ने जगह जगह पोस्टरबाजी कर पीएलजीए की 24वीं वर्षगांठ मनाने को कहा। नक्सलियों के द्वारा किए गए पोस्टरबाजी में कहा गया है कि विकास के नाम पर किसानों की जमीन बलपूर्वक हड़प कर किसानों का विनाश करना बंद करो, कोयला खनन कंपनी 90% स्थानीय लोगों को रोजगार दो, पब्लिक रोड से कोयला ट्रांसपोर्टिंग बंद करो, जैसी कई बातें पोस्टर में लिखी हैं। सोमवार की पुलिस पोस्टर को जब्त कर आगे की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि भाकपा माओवादी संगठन 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 24वीं वर्षगांठ क्रांतिकारी मना रहा है। बता दें कि नक्सलियों द्वारा हर साल 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाया जाता है। इसे देखते हुए पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित के इलाकों में अलर्ट जारी किया है और चौकसी बढ़ा दी गई है। झारखंड के 4,79,000 किसानों का ऋण माफ। झारखंड के 4,78,922 किसानों का ऋण माफ हो चुका है। कुल 5,35,000 किसानों का ई-केवाईसी हो चुका है। बैंक में गलत डाटा अपलोड होने के कारण 19,124 किसानों का भुगतान विफल हो गया है। 1,985 किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के 5 जिलों में किसानों की ऋण माफी के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। देवघर में 134 करोड़ 1300, गढ़वा में 112 करोड़ 3 लाख, हजारीबाग में 102 करोड़ 59 लाख, पलामू में 125 करोड़ 81 लाख और रांची में 110 करोड़ 63 लाख की राशि दी गई। झारखंड विस चुनाव में हारी सीटों पर कांग्रेस करेगी समीक्षा, जिलावार समितियां गठित। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने जिन सीटों पर हार का सामना किया है, उनकी समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस ने पहल शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महातो कमलेश ने जिलावार वरिष्ठ कांग्रेसजनों की समितियां गठित की हैं। इन समितियों को हार की परिस्थितियों और कारणों का विश्लेषण करने का जिम्मा सौंपा गया है। समितियां जिलाध्यक्षों, प्रखंड और मंडल स्तर के नेताओं और संबंधित संगठनों के साथ बैठक करेंगी। समितियां जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हार के पीछे के राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय कारणों का विश्लेषण करेंगी। पार्टी नेतृत्व को सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी ताकि भविष्य में रणनीतिक सुधार किए जा सके। 22 दिसंबर को प्रेस क्लब की वार्षिक आम सभा। रांची प्रेस क्लब रांची कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अहम विषयों पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए, जिसमें 10 दिसंबर 2024 से मेंबरशिप सदस्यता शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सदस्यता शुल्क एवं अन्य बकाया राशियों की भुगतान 25 दिसंबर तक किया जा सकेगा। इसके लिए मेंबरशिप रिव्यू कमेटी का गठन किया गया, जिसमें क्लब के 5 अधिकारियों समेत मैनेजिंग कमेटी सदस्य विजय मिश्रा व संजय सुमन का नाम शामिल किया गया। 5 से 15 दिसंबर तक नए सदस्यता के लिए आवेदन कार्यालय में जमा लिए जाएंगे। वहीं पत्रकारिता से जुड़े 5 वर्षों से कम अनुभव के पत्रकारों को नन वोटिंग की श्रेणी में सदस्यता देने पर भी सहमति बनी। 22 दिसंबर को प्रेस क्लब का वार्षिक आम सभा किया जाएगा। मीडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का निबंधन प्रक्रिया 3 से 5 दिसंबर तक होगी।
प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में मेंटेनेंस कार्यों के निष्पादन के दौरान आने वाले खर्च को मंजूरी दी गई। 22 दिसंबर के प्रस्तावित एजीएम के सफल आयोजन के लिए मैनेजिंग कमेटी की बैठक 5 दिसंबर को होगी। आगामी मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी मोनू कुमार को दी गई। वहीं सचिव अमरकांत, कोषाध्यक्ष कुबेर सिंह, कार्यकारिणी सदस्य आलोक सिन्हा, विजय मिश्रा, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गिरी, कार्यकारिणी सदस्य चंदन भट्टाचार्य, सौरभ शुक्ला, संजय सुमन का नाम आयोजन समिति के रूप में प्रस्तावित किया गया। मैनेजिंग कमेटी की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किए गए हैं। राजस्व प्रबंधन को मजबूत बनाएं, अधिकारी सीएम हेमंत। राज्य में विकास कार्यों को गति देनी है और राजस्व संग्रहण को भी बढ़ाना है। ऐसे में सभी विभाग राजस्व उगाही में तेजी लाने के साथ अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के नए स्रोतों के लिए संभावनाओं को तलाशें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव के साथ वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट से परे शुरू की गई नई योजनाओं के अतिरिक्त दायित्वों की पूर्ति एवं वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के अनुपूरक बजट की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रबंधन को मजबूत बनाएं। इसके साथ राजस्व की बर्बादी तथा स्थापना व्यय को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि रेवेन्यू जनरेट सिस्टम का माइक्रो लेवल ऑब्जर्वेशन कर इसकी खामियों को दूर करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग राजस्व संग्रहण का एक्शन प्लान तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने से राजस्व संग्रहण की गति धीमी हो जाती है और लक्ष्य के हिसाब से राजस्व संग्रहण नहीं हो पाता है। ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर राजस्व संग्रहण के कार्य को करें। इसके लिए जिलों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहा कि कई विभागों में ऐसी कई एजेंसी, बोर्ड और निगम हैं जो राजस्व का बेहतर माध्यम साबित हो सकते हैं। ऐसी एजेंसियों को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित करें ताकि वे अपने कार्यों का विस्तार कर सकें। इससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई उद्योग और कंपनियां कार्य कर रही हैं। इनके द्वारा सीएसआर मद से कई जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, लेकिन इनके द्वारा खर्च की जा रही सीएसआर राशि की जानकारी राज्य सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिसके जरिए कंपनियों द्वारा सीएसआर मद में किए जाने वाले खर्च की जांच हो सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि वे विभिन्न कंपनियों और उद्योगों समूहों के साथ बातचीत कर राजस्व बढ़ोतरी की संभावनाओं को तलाशें। वहीं उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव एमएस मीणा, प्रधान सचिव सुनील कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, सचिव प्रवीण टोप्पो, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव अब्बू बकर सिद्दीक, सचिव कृपानंद झा, सचिव के श्रीनिवासन, सचिव मनोज कुमार, सचिव उमाशंकर सिंह, सचिव चंद्रशेखर, सचिव अरवा राजकमल, सचिव विप्रा भाल, सचिव जितेंद्र सिंह, सचिव मनोज के अलावा संजीव बेसरा, अमित कुमार, निशा उरांव और सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक राजीव लोचन बख्शी उपस्थित थे।